विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। हड्डियों से जुड़े रोगों को लेकर अक्सर लोग काफी परेशान रहते हैं और बात करें अगर नी रिप्लेसमेंट की तो वो नी रिप्लेसमेंट मौजूदा भारतीय समाज में एक गंभीर विषय है और जिसको लेकर लोगों को तलाश रहती है बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन की, नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट की। तो आज हम आपकी ये तलाश पूरी करने जा रहे हैं। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारत के जाने माने सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर धीरज मरोठी जैन साहब से। डॉक्टर धीरज मरोठी जैन साहब अहमदाबाद के प्रसिद्ध एपिक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है एंड नी रिप्लेसमेंट के लिए ना सिर्फ गुजरात में जाने जाते हैं अपितु पूरे भारत में उनका नाम खास पहचान रखता है। इसकी अहमदाबाद और गुजरात के अलावा राजस्थान के जयपुर शहर में भी डॉक्टर धीरज मुलेठी साहब अपनी सेवाएं देते हैं। जयपुर के मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल में आप डॉक्टर धीरज मुलेठी जैन साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, कैसे आप? बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले हम चाहते हैं आप अपना एक्सपीरियंस और अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर धीरज मरोठी जैन। मैंने पहले बीकानेर मेडिकल कॉलेज से स्टडी किया, उसके बाद मैं 2007-8 में यूएस चला गया था। यूएस में उस जमाने में इंडिया में ट्रेनिंग कम थी, तो मैं डॉक्टर चित्त रंजन सिंह राणावत, CS राणावत, जो अपने वाजपेयी जी का ऑपरेशन किए थे और हमारे फील्ड के ऐसे कह सकते हैं कि सबसे टॉप लेडर में डॉक्टर राणावत है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस डॉक्टर है। उनके साथ रहने के बाद में मैंने MCH यूके से किया। MCH स्कॉटलैंड, वहां 2 साल रहा। 2009 से लेकर 2018 तक इंडिया में गुजरात से शेल्बी हॉस्पिटल है, वहां पे मैंने काफी काम किया। और 18 के बाद में मेरा खुद का एपिक हॉस्पिटल है और राजस्थान में मैं कई हॉस्पिटल्स में सर्जरी करता हूं, उसमें से मंगलम मेडिसिटी जयपुर में भी करता हूं। और इंडिया में मेरे करीब 30 क्लिनिक्स रन करते हैं। गुवाहाटी, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, एवरीवेयर वी हैव आवर क्लिनिक। मेरी कंपनी का नाम है रेशनी क्लिनिक और मैं चेयरमैन एंड डायरेक्टर हूं। एक्सपीरियंस में ये बोलेंगे कि इंडिया में जो पेनलेस सर्जरी का इनोवेशंस है, जो नी सर्जरी के बाद में जो फिजियोथेरेपी या पेनफुल नी सर्जरी को एक रामबाण इलाज, मैंने डॉक्टर राणावत का जो कॉकटेल है वो जिससे पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, वो इंडिया में कॉन्सेप्ट मैं लाया था 2009 में। तो इनोवेशन सर्जरी के खूब हुए हैं, वो अपन चर्चा करेंगे आगे। सर अभी हम देखते हैं मौजूदा दौर में खासकर बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अधिकतर जो लोग हैं वो भारी खान पान पर डिपेंड है। एक तरह से हम कह सकते हैं डिब्बाबंद खान पान पर डिपेंड है। लाइफ स्टाइल पूरी तरह बिगड़ चुका है, एक तरह अनियमित लाइफ लोग जी रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि लाइफ स्टाइल जब बिगड़ जाती है, खान पान जब बिगड़ जाता है, तो ऑर्थोपेडिक प्रोस्पेक्टस में हमारी हड्डियों को कितना नुकसान होता है सर? देखिए, खान पान का तो सबसे बड़ा रोल रहा है। खान पान तो अच्छा होना ही चाहिए, अपने को पौष्टिक खाना होना चाहिए, शुद्ध खाना होना चाहिए। अपने भारतीय संस्कृति में फ्रेश खाना होना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो क्या होता है, हफ्ते भर पहले आपने दाल बनाई है वो भी आप खाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सुबह का शाम नहीं खाते। लेकिन ट्रेंड इंडिया का भी चेंज हो गया है। आज एम्बुलेंस के जैसे खाने की भी सर्विसेज हो गई है। आप रात को 1 बजे भी खाना खाना है तो रेस्टोरेंट से आ रहा है, लेकिन 1 बजे खाना थोड़ी बनता है, वो तो खाना शाम को भी बना के चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेश खाना खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, जो जंक फूड खा रहे हैं बच्चे, मेरी चिंता अब जो यंग जनरेशन जो एक मिडिल एज में और एल्डरली एज में आएगी तो उनकी क्या कंडीशन होगी, उसको लेके हम चिंता करते हैं। वो ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। आज बच्चों में देखो चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है। यंग जनरेशन में देखो कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करता, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करता, तो इसके कारण से आपकी बोन डेंसिटी वीक हो जाती है। स्पेशली महिलाओं में एक्टिविटी 0 है, एक्टिविटी लेवल नहीं रहेगा, बोन्स वीक होंगे। फिर हमारे पास में आता है कि सर
हमारे घुटने घिस गए, तो घुटने घिस गए उसको प्रिवेंशन करना है तो हमें एक्टिविटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मैं हमेशा आपका मीडिया के माध्यम से यंग जनरेशन को कहूंगा कि आप घूमिए, जो भी गेम्स करते हैं एक गेम को आपकी लाइफस्टाइल में डालिए। तो एक एक्टिविटी, चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे लॉन टेनिस खेलो, चाहे स्विमिंग करो, गेम्स बहुत जरूरी है। ओके सर, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक बड़ा खास सवाल है, पिछले 15 सालों में अगर हम देखें या 10 सालों में देखें तो कितना बड़ा बदलाव आप ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में देखते हैं, किस तरह के रिफॉर्म हुए हैं और आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज और बेहतर होने की आपको संभावना नजर आती है? देखिए, जैसे मेरे हाथ में ये आईफोन है, तो ये आईफोन मैंने 2007 में मैनहट्टन में खरीदा था, आईफोन 2। तो उसके लिए लाइन लगी थी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 2007 की। आज आईफोन 17 आ गया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, अभी मेरे पास में घर पे वो 2 भी पड़ा है जो मैंने पूरी रात लाइन में खड़ा रख के लिया, लेकिन आज उसको बच्चे पेपर वेट भी नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी आप यदि 20 साल पहले ट्रेंड हुए हैं और आप टेक्नोलॉजी से अपग्रेड नहीं करते हो, प्रॉब्लम इज अपग्रेडेशन। तो हमारे सर्जन को भी ट्रेनिंग की उतनी ही जरूरत है। आज हमारा काम सारा रोबोटिक रीसर्फेसिंग टेक्निक से होने लग गया। जो पहले कन्वेंशनल इतना बड़ा चीरा लगा के सर्जरी करते थे, वो सारे अब आउटडेटेड हो गए। लेकिन हमें मीडिया से और अपडेट से आपको ये जानना जरूरी है कि सर्जन अपडेटेड है या नहीं है, ट्रेंड है या नहीं है, कॉन्फ्रेंसेज में जाता है या नहीं, कभी उसने अपना वर्क पब्लिश किया है या नहीं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अपन इंडियंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जीरो होता है। डॉक्टर्स को टाइम ही नहीं होता कि अपने आप को अपग्रेड करे, क्योंकि यहाँ की पब्लिक इतनी ज्यादा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज्यादा है कि डॉक्टर्स की भी लिमिटेशंस होती है, वो कब रिसर्च करे, कब अपने आप को अपग्रेड करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी यंग सर्जन्स जो ऑर्थोपेडिक्स में आते हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अपग्रेड जरूर करें। रिसेंट कॉन्फ्रेंसेज है, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें ताकि आपका नॉलेज अपग्रेड रहे, तो आप पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर, आपका जो नाम है धीरज मोरेठी जैन साहब, भारत में नी रिप्लेसमेंट के लिए खास तौर पर आपकी पहचान है। तो मेरी आपसे जो अगला सवाल है काफी सीरियस सवाल है। मैं चाहूंगा कि जो नी रिप्लेसमेंट का एक पूरा प्रोस्पेक्टस है, आप उसको डिस्क्राइब करें कि नी रिप्लेसमेंट का क्या प्रोसेस होता है और कब कौन सी स्टेज पर पेशेंट आ जाता है तब उनको नी रिप्लेसमेंट मस्ट हो जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताइए सर। देखिए, नी रिप्लेसमेंट जैसे यहाँ पे मॉडल दिख रहा है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये ग्रेड 1 है आर्थराइटिस। हमें ये जानना है कि हमें इस सर्जरी से कब तक बच सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, अपनी एक्टिविटी लेवल ऐसे रखें ताकि अपने को शायद जीवन में यह सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े। और उसमें प्रिवेंशन के लिए हमारे जो स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स का बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि मैं 100 ऑपरेशन करता हूं तो 70 फीमेल्स होती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि उनको क्यों होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है हड्डियों का वीक होना। और वीक होने के लिए हम सप्लीमेंट्स 35 साल की फीमेल को साल में 1 महीने विटामिन D3, कैल्शियम और B12, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में ये कमी आती है। और प्री मीनोपॉज और मीनोपॉज में उनका हड्डियों का क्षरण हो जाता है, जिसे हमारी लैंग्वेज में ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। एक बार ओस्टियोपोरोसिस डेवलप हुआ, हड्डी घिसना चालू। दूसरा, मैंने बोला हमारा ऑर्थोपेडिशियन को भी ट्रेंड होना जरूरी है। जैसे ही घुटने में घसारों की शुरुआत होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2 आता है, वो पेशेंट को बोल देता है वॉकिंग नहीं करना है। ये बिल्कुल मिथ है, गलत है। यदि उनको दर्द होता है तो उसकी मॉडिफाई करें, लेकिन उसकी एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है। हमें बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? स्विमिंग करा सकते हो, साइकिलिंग करा सकते हो, नॉन वेट बेरिंग एक्टिविटी करा सकते हो, ताकि वो ग्रेड 4 तक नहीं पहुंचे।
यदि आप ग्रेड 2 पे एक्टिविटी लेवल बंद कर देते हो तो वो पेशेंट ग्रेड 4 में इमीडिएटली आ जाएगा और उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो हाउ टू प्रिवेंट नी आर्थराइटिस एट माइल्ड और मॉडरेट, वहां उसको हम डिले करने के लिए पेशेंट को एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है, फूड सप्लीमेंट्स लेने हैं और अपने आप की लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। जैसे कि शू वेयर, मैं हमेशा बोलता हूं, आप जूते भी खरीदते हो ना तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख के खरीदे। ऐसा नहीं है कि ऐसे जूते खरीद लिए क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई तो कुछ काम नहीं आएगा। तो कुशनिंग बहुत जरूरी है। हम हार्ड सरफेस पे चलते हैं तो आपके घुटने का घसारा ज्यादा होता है, तो हमें इन चीजों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है कि सर्जरी, पहले जमाने में रिप्लेसमेंट वर्ड था, अब उसका हो गया रीसर्फेसिंग। मैंने ये मेरी पेटेंटेड टेक्निक R2R, मैंने इसको पेटेंट कराया था रिप्लेसमेंट टू रीसर्फेसिंग। तो ये मेरा R2R पेटेंटेड ट्रेडमार्क है। इसमें हम क्या करते हैं, जितना डैमेज पार्ट है उस हड्डी को काटते नहीं, ये घुटना है, इसको जो डैमेज पार्ट है ये दिख रहा है आपको, हाँ जी सर, वो डैमेज पार्ट को हम सिर्फ छीलते हैं। आपका नेटिव घुटना बोन लॉस मिनिमम होता है उसमें, और सर्जिकल टाइम, क्योंकि इससे जो छीलते हैं वो रोबोट से छीलते हैं, तो आपका बोन लॉस बिल्कुल नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। तो आपका बोन इंटेक्ट है। सर्जिकल टाइम 15 मिनट है, 3 घंटे में आप चल देते हो। और एडवांटेज ये है कि ना तो कमर में ट्यूब लगा, ना पेशाब की जगह ट्यूब लगा, ना घाव की जगह ट्यूब लगा। ये R2R टेक्निक जो रीसर्फेसिंग टेक्निक है उसका फायदा है। घुटना आपका, बोन आपका अंदर से इंटेक्ट है तो स्ट्रॉन्ग है तो लंबा चलेगा। तो अब इसकी आयुष्य जो 15 से 20 साल थी कैप की, वो कैप अभी 35 साल चलेगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि हमने 15 मिनट में सर्जरी की है तो टिश्यू कट कम किए हैं, टिश्यू कम करते हैं, लिगामेंट इंटेक्ट है तो आपका रिकवरी फास्ट होगा। तो रैपिड रिकवरी, रैपिड रिहेबिलिटेशन एंड रीअलाइन द लाइफ। तो ये ट्रिपल R, मेरी R2R टेक्निक का ट्रिपल R इज द वर्ड के जो पेशेंट को फट रिकवरी देता है। ये रिवॉल्यूशन लास्ट 15 इयर्स में हुआ, जो आपका क्वेश्चन था। 15 इयर्स में जो रिप्लेसमेंट से रीसर्फेसिंग, ये मेजर बेनिफिट मिला है विद आवर एक्सपीरियंस। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते पहले दिन हमने सारा कुछ इनोवेट कर लिया। ये टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, हजारों केस करने से हमें ये अनुभव से ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हम अब इस सर्जरी को सिंप्लीफाइड कर दिया है, डे केयर सर्जरी जैसा कर दिया है। हाँ जी। अभी हम देखते हैं मौजूदा दौर में जो भारत में समाज में मैक्सिमम लोग हाई बीपी के शिकार हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं। तो आप जब किसी पेशेंट को ये फाइनली डिसीजन देते हैं कि आपका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होना है, तो किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने रहते हैं उस सर्जरी को सक्सेस करने के लिए, और क्या खास तैयारी करनी पड़ती है आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी सर्जरी मैक्सिमम एल्डरली पर्सन में होती है। तो एल्डरली पर्सन में आपने सारी कोमोर्बिड कंडीशन, कोमोर्बिड मीन्स बीपी हो गया, शुगर हो गया, मोटापा हो गया, एज हो गया, ये 4 कोमोर्बिड कंडीशन आ गई तो आपको सर्जन का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही। साथ का साथ आपका जो जहां सर्जरी करते हो उस हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब, कि आपके पास में कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट इन हाउस है या नहीं है। क्योंकि मेरे को आपको अदर वे ऐसे बताता हूं, मैं बीकानेर से हूं, 17 साल से बीकानेर, यूएस से आने के बाद एवरी महीने, हर महीने बीकानेर जाता हूं, मैं खुद जाता हूं। मेरे को पेशेंट बोलते हैं कि यही सर्जरी क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा ऑर्थोपेडिक सर्जरी और नी सर्जरी में बिग डिफरेंस है, और इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस और मेरी टीम आ सकती है मोबाइल कहीं पे भी, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरलुक नहीं कर सकते। वो बहुत जरूरी चीज है आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर 100% एक्सेलेंट रिजल्ट इन एक्सट्रीमली गुड कंडीशन, तो उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है। क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी इमरजेंसी तो है नहीं, आपको घसारा एक दिन में हुआ नहीं,
5 साल से चल रहा है। तो आप जब भी आपको वेकेशन हो, कई लोग हमारे क्या कि इमरजेंसी क्रिएट करके सर्जरी करते हैं, इसमें कुछ इमरजेंसी होता नहीं। सर्जरी आप वेकेशन में करानी है, बच्चे फ्री है या आप खुद फ्री हो, उस समय करा सकते हो। तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्जरी कराने से आपको इन्फेक्शन से भी बचाव होता है। एज ज्यादा है, मोटापा है, कोई पोस्ट ऑपरेटिव आपने जैसे बोला बीपी ज्यादा हो गया, शुगर कम हो गई, तो ये सब कंट्रोल करने के लिए आपको आईसीयू फैसिलिटी हॉस्पिटल में है या नहीं है, क्लास 100 थिएटर है या नहीं है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी चीज है सर्जरी के रिजल्ट में। सर एक बड़ा पेचीदा सवाल है कि जैसे जनरली अगर अर्थराइज के कारण किसी का नी रिप्लेसमेंट हो रहा है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर किसी बड़े ट्रोमा कोई एक्सीडेंटल केस है और नी पूरी तरह डैमेज हो गया है, ऐसे केस में आप किस तरह उस नी की सर्जरी या नी ट्रीटमेंट को मैनेज करते हैं, उसमें कैसे चैलेंजेस होते हैं आपके सामने? देखिए, नी फ्रैक्चर है तो उसको तो पहले फिक्सेशन किया होगा। फिक्सेशन से इसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। भाई आपका जॉइंट डैमेज हो गया कोई कारण से, चाहे घसारे से हुआ, चाहे फ्रैक्चर से हुआ। फ्रैक्चर में क्या होता है कि एनाटॉमी भी डिस्टर्ब हो जाती है, आप जो चीज सोचते हो वैसी चीज निकलती नहीं है अंदर। तो आपके लिए ये प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट नहीं है, इसके साथ का साथ आपको रिवीजन सिस्टम भी रेडी रखना पड़ता है। कारण कि यदि समझो ये लिगामेंट टूट गया ड्यूरिंग सर्जरी, ये दिख रहा है, हाँ। ये टूट गया, तो आपको प्राइमरी सेटअप वाला इम्प्लांट उसमें नहीं जाएगा। तो आपके पास में रिवीजन सिस्टम भी रेडी होना चाहिए। ये सबसे जरूरी, सर्जन के लिए अवेयर होना चाहिए कि इसमें कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनाटॉमी है। और सर्जरी कोई प्राइमरी गांव में या कहीं ट्रॉमा सेंटर पे हुई है, उसको नहीं समझ रहा कि उस समय उसने क्या फिक्स किया, क्योंकि उसको तो हड्डी को जोड़ना था, तो उसने प्लेट रोड डाल के कैसे ही करके उसको एक बार असेंबल कर दिया, हड्डी जुड़ गई। अब डिस्टॉर्टेड एनाटॉमी है, उस एनाटॉमी में ये खुल गया, समझ लो घुटना दिख रहा है खुला हुआ, तो ये मेजर इंजरी है। हमारे हिसाब से जब हम सर्जरी करते हैं नी सर्जरी, तो हमें इस लिगामेंट जो हमारा मेन पिलर है वो कोई भी कारण से टूट गया तो हमारे लिए मेजर चैलेंजेस हो जाते हैं। तो उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को आपको वैल्यू देनी चाहिए, और सर्जरी आपके टीम वर्क है और उसके अंदर आपका सीनियर सर्जन है वो एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। सर एक और जरूरी सवाल है कि जैसे कि कोई महिला है या कोई पुरुष है, तो अगर आपको महिला या पुरुष, आपने हालांकि दोनों तरह के केसेस में नी रिप्लेसमेंट किया है, लेकिन क्या कोई बड़ा अंतर होता है मेल फीमेल की सर्जरी करने में? बिल्कुल, मेल की हड्डी की कंडीशन मजबूत होती है, फीमेल्स की हड्डियां कमजोर होती है, पोरोटिक होती है, और साइज में तो मैं ऐसा बोलता हूं सर, कई बार राइट और लेफ्ट के साइज में भी डिफरेंस होता है। तो हमें यदि मेल 6.25 फीट का है या 6.5 फीट का पर्सन है, तो उसका नी का साइज भी डिफरेंट होता है। तो इन जनरल कंडीशन में आपके पास में वो साइजेस अवेलेबल होने चाहिए थिएटर में, सारी कंडीशंस होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आपका साइज अवेलेबल नहीं है तो आप फंस सकते हो अंदर। तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अभी महिलाएं हैं, बहुत सीवियर पोरोटिक है, बहुत एल्डरली पर्सन है, एल्डरली पर्सन में मेजर चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हड्डी का क्षरण ज्यादा हो चुका होता है, कॉर्टिकल इंडेक्स वीक होती है, हड्डियां कमजोर है। तो हड्डियां कमजोर है, ये आपको दिख रहे हैं, ये हॉल, इस टाइप के हॉल दिखेंगे हड्डी के अंदर, तो ये हॉल बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आपके इम्प्लांट को होल्ड करने के लिए आपके पास में स्ट्रेंथ नहीं होती बोन की, तो आपको पहले कैल्शियम रिच डाइट देनी है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने हैं, कैल्शियम के इंजेक्शन लगाने हैं, B12 के इंजेक्शन लगाने हैं। सर्जरी से पहले उसकी स्ट्रेंथ देनी है, फिर सर्जरी करनी है। सर अभी आपने जैसे एल्डरली केसेस की बात करी, तो आप ही का एक एक्सपीरियंस डिटेल है हमारे पास, हम चाहेंगे कि उसका विवरण आप दें। गोटा देवी जो बीकानेर से आई थी, 70 साल की उनकी एज थी, और आपने उनके दोनों घुटनों का आपने रिप्लेस किया।
मैं जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर को भी काफी खुशी होगी जान के, किस तरह आपने गोटा देवी को ट्रीट किया सर? गोटा देवी से पहले मैं एक और चैलेंजिंग केस मेरे पास में 2018 में आया था। ही वॉज 93 ईयर ओल्ड। ओके। तीन में नहीं, उस समय 91 के थे। 91 में बाबूभाई गोहेल हमारे पास में आए सर्जरी करने। उनका हार्ट 20% फंक्शनिंग था, ओनली 20%। तो मेरे सामने चैलेंज ये था, पर्सन वाज एडमेंट कि मेरे को तो नी सर्जरी करा के खड़ा होना है। तो मेरे मन में ये आया कि अभी कितना जीना है, क्यों सर्जरी का, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस भी उस जमाने में लिमिटेड था। तो उन्होंने कहा आप मेरी एज क्यों देख रहे हो, हार्ट की कंडीशन क्या देख रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के मास्टर हो, आप ट्रेंड बाहर से होके आए हो, आप सर्जरी कर सकते हो, मैं जानता हूं, आप डरो मत, सर्जरी कर सकते। तो उन्होंने मेरे को हिम्मत दी, लेकिन हमने कार्डियक वर्कअप किया, सब किया, लेकिन एनेस्थेटिस्ट ने बोला आप 30 मिनट से ज्यादा हम इनको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। हमने उनको ब्लॉक में सर्जरी की, पहला केस इंडिया का हमने उस समय उस जमाने में किया था। बहुत बड़े बड़े सेटअप में सब जगह ने मना कर दिया कि सर्जरी इनकी हो नहीं सकती। तो उस आदमी ने हमें इंस्पायर किया, कहने का मतलब है कि सर्जरी हो सकती है। तो हमने वो सर्जरी सक्सेसफुल की, और आपके मीडिया में और में टाइम्स में सब जगह उसका बहुत बड़ा कवरेज हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, 93 की एज में और सेकंड नी के लिया है, उसके बीच में मैं 80 से 90 के बीच में सैकड़ों पेशेंट ऑपरेट कर चुका था। तो हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ा कि हम इस ग्रुप के पेशेंट को सर्जरी कर सकते हैं। पहले बेचारे पेरेंट्स को हम कह देते थे कि सर्जरी हो नहीं सकती क्योंकि 90 साल उम्र है। वो बंदा 6 से 7 साल बढ़िया से जिए और खुद वॉक करके जिए। और गोटा देवी का बात करूं तो वो भी गौ सेवक है, उनके बेटे बहुत बड़े राजस्थान के फेमस पर्सन हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को राजस्थान में सब जनों ने मना कर दिया। मैंने कहा आप अहमदाबाद आ जाओ, हार्ट मेरा एपिक हॉस्पिटल है, वो कार्डियक के लिए फेमस हॉस्पिटल है। तो कहने का मतलब है कार्डियक बैकअप मिल जाएगा, ओबेसिटी है, उम्र है, तो सर्जरी तो मैं कहीं कर सकता हूं, लेकिन बैकअप जरूरी है जी। बैकअप इसलिए जरूरी है कि कल को कुछ कार्डियक इश्यू हुआ तो आपके पास में बुलाओगे, तब तक तो आदमी का कुछ भी हो सकता है। आपके इन हाउस कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए जो ऑल द टाइम अवेलेबल हो। आईसीयू बैकअप इन हाउस चाहिए जो राउंड द क्लॉक चलता हो। नाम के लिए आईसीयू है, वो नहीं काम का होता, क्योंकि उसमें हम ट्रबल में आ जाते हैं। सर, आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पेशेंट्स को किस तरह की खास एहतियात बरतनी होती है, कब तक वो अपनी रूटीन लाइफ में आ सकते हैं, प्लस किस तरह की फिजियोथेरेपी की उनको आवश्यकता होती है, इसका थोड़ा विवरण बताइए। देखिए, जब मैं इंडिया आया था 2009 में यूएस से, तब लोग सर्जरी से नहीं डरते थे, फिजियोथेरेपी से डरते थे। फिजियोथेरेपी इतनी पेनफुल होती थी, लोग कहते थे ऑपरेशन से डर नहीं है, बाद की कसरत की वजह से सर्जरी नहीं कराते। और उसका टेरर आज भी दिखता है। आज भी पेशेंट मेरे को बोलते हैं कि साहब कसरत कितने दिन करनी पड़ेगी। तो हमारी जो रीसर्फेसिंग टेक्निक है, मैंने उनको बोला कि हम आजकल लिगामेंट भी नहीं कट करते, बोन भी नहीं काटते, तो सरप्राइज हो जाते हैं R2R की टेक्निक से। तो हम रीसर्फेस कर रहे हैं, आपका घुटना इंटैक्ट है, तो आपकी रिकवरी भी फास्ट है। यूजुअली हम 15 दिन की कसरत सिखाने के लिए फिजियो को भेजते हैं, लेकिन मूवमेंट तो मेरा डे 1 पे आ जाता है। और जो एक्टिविटी लेवल मैं बोलूं, यूजुअली जैसे आपके राजस्थान के काफी सेलिब्रिटीज का भी मैंने सर्जरी की है, पॉलिटिशियंस का भी किया है। तो जो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या पॉलिटिशियन है, तो वो 7 दिन में अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्टिविटी लेवल बोलूं, खुद का बाइक चलाना, ये सब करने के लिए मेरा उनका बहुत फास्ट ट्रैक सर्जरी में बिलीव नहीं करके 1 महीना आप मान के चलो कि आपको बाइक चलाना, गाड़ी चलाना महीना भर रुक के करना है। और इन जनरल आप रूटीन वर्क 7 डेज के बाद में कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऑपरेशन के बाद आपको क्या ध्यान रखना है। और हम पेशेंट्स को फोन करते हैं ना, तो पेशेंट बोलता है हाँ, ये हमारा एजुकेशन लेवल काफी लो है। मेरे क्लिनिक से फोन जाता है आपके 5 साल हो गया, तो वो बोलता है आप क्यों फोन कर रहे हो। हम इसलिए फोन करते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स लेते रहें,
कैल्शियम B12 हम महीने भर का लिख के देते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स टीम के फोन करके बोलते हैं कि आप ये 1 महीना सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। उसका रीजन है कि आपका जो ये इम्प्लांट है ये कभी घिसेगा नहीं आपको 30 से 35 साल, जी लेकिन 10 साल के बाद में आपकी हड्डियां यदि कमजोर पड़ जाती है तो इम्प्लांट ढीला पड़ जाता है। ओके लोग मेरे को पूछते हैं कि इम्प्लांट कितना चलेगा। मैंने कहा आपकी इंडियन कंडीशंस में हमसे इम्प्लांट घिसता नहीं, क्योंकि हम 5 किलोमीटर को मैराथन रोज नहीं दौड़ रहे। तो ये इम्प्लांट जो पॉली बनता बीच का प्लास्टिक है वो इतना जल्दी आपसे घिसेगा नहीं। हमारा दूसरा प्रॉब्लम है इंडियंस में, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड से, हमारी एक्टिविटी लेवल लेडीज की या अपने एशियंस की इतनी कम है क्योंकि इसकी बोन कंडीशन वीक होती है और इम्प्लांट वहां से ढीला पड़ जाता है। वो कहाँ से ढीला पड़ेगा? यहाँ से नहीं, ये यहाँ से ढीला पड़ जाएगा, ये यहाँ से ढीला पड़ गया, ये ऐसे, ये घिसेगा नहीं, ये ढीला पड़ गया तो भी आपका फेल्योर 25 साल की जगह 20 साल में भी आ सकता है, 35 साल की। तो बोन की कंडीशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सप्लीमेंट्स आपको ईयरली 1 महीना, सब जिनकी भी सर्जरी हुई है, मैं हर पेशेंट को रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन हमारे का अदरवाइज लेते क्यों, अब लेना है क्यों? हम सप्लीमेंट्स को दवाई समझते हैं। सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी है, और स्पेशली वेजिटेरियन और सेडेंटरी लाइफ वाले जिनको एक्टिविटी लेवल कम है उनके लिए। सर, अगर मान के चलिए किसी पेशेंट्स के दोनों जो नी है वो लगभग डैमेज हो चुके हैं, 50+% तक जाकर डैमेज हो चुके हैं, तो क्या सिर्फ एक पैर का नी रिप्लेसमेंट करके भी लाइफ को मैनेज किया जा सकता है, या दोनों का ही रिप्लेसमेंट मस्ट होता है? देखिए, ये कल की ही बात बताऊं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, यदि एक नी ही डैमेज है तो दूसरे नी को टच नहीं करना है। बीकानेर की एक पेशेंट है सोनी, मेरे को आज भी याद है, 2010 में मेरे 25 साल की उम्र में उसका घुटना एक कोई कारण से डैमेज हो गया था। तो मैंने कहा, और उसके हस्बैंड ने इमीडिएटली बात मान ली मेरी, और उसने विदिन 1 मंथ डिसाइड करके मेरे से सर्जरी कराई, और अभी बीकानेर मेरे को 2-3 महीने पहले मिलने आई। तो 16 साल हो गए, दूसरा घुटना उसका एज इट इज पड़ा है। मतलब ऐसे, एक सोनी का एग्जांपल दिया, ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों पेशेंट होंगे जिनका हमने एक सर्जरी की, दूसरा घुटना बच जाता है, क्योंकि वजन जो नया कैप लगता है वो वजन पूरा ले लेता है। तो ऑफलोड करना होता है दूसरे नी को, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन हमारे यहाँ पे भी क्या है कि जो कल्चर आ गया है कि दोनों ही कर दो। आपका भगवान का दिया हुआ अच्छा घुटना पड़ा है, आप उसको वेट नहीं करें। यदि एक आपको ट्रबल दे रहा है, एक पे डिसीजन लीजिए ताकि दूसरा बच सकता है। लेकिन क्या हम डिले करते रहते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, दिखाते रहते हैं। अब आयुष दिखाने के चलते 3-4 साल में आपने दूसरे घुटने की भी बैंड बजा दी। बच गई तो फिर आपको करना है, अदरवाइज एक करेंगे दूसरा बच सकता है। जी सर, एक बात क्रिटिकल क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट के केसेस को कैसे मैनेज किया जाता है? सॉरी, जो नी का जो रिप्लेसमेंट केसेस अगर आपके सामने आए तो अच्छा, उसको कैसे मैनेज करते हैं सर? रिवीजन का सबसे कॉमन कारण है कि यदि सर्जरी में, अब क्या हो गया कि आजकल हर ऑर्थोपेडिशियन है वो अपने आप को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एस्टेब्लिश करता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग कहाँ हुई है? आप यदि कोई जगह 7 दिन वर्ल्ड में कहीं जाके आ गए जर्मनी में, और आप लिख दे जर्मनी फेलोशिप, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है। पेशेंट, क्योंकि हमारे पेशेंट इलिटरेट है, आप उनको पूछ सकते हैं सर आप कितने साल वहां थे। यदि 7 दिन में ट्रेनिंग नहीं हो सकती, आप ट्रेनिंग के लिए विग्रेस, आप उसके पास में लंबे समय तक वेस्टर्न वर्ल्ड में रहे हो, या इंडिया में भी कोई अच्छे सेंटर पे आप अच्छे ट्रेनिंग ली हो। कहने का मतलब है प्रॉपर ट्रेनिंग होनी जरूरी है। तो पहला नी फेल्योर आता है, वो उसका कारण है कि अलाइनमेंट यदि बराबर नहीं रहा है ड्यूरिंग सर्जरी, या उसका इन्फेक्शन हो गया। सबसे फेल्योर, अर्ली फेल्योर,
अर्ली फेल्योर मीन्स सर्जरी के विद इन 2 ईयर और 5 ईयर में जो फेल्योर इतने ज्यादा आ रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है सर्जन वॉज इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस सर्जन से आप ये स्पेशलाइज सर्जरी नहीं करा सकते। मैं हमेशा कहता हूं आप उसका प्रोफाइल देखिए, पूरा एनालिसिस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। और हमेशा सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी है सर्जरी से पहले। अब फेल्योर आ गया और रिवीजन करना तो एक मेजर टास्क होता है। तो मेजर टास्क में रिवीजन, इम्प्लांट महंगा होता है, उसका प्रोसेस महंगा होता है। तो वो जो आपने पहला जो सस्ता सर्जन ढूंढा, वहां जाके आपकी गड़बड़ हो जाती है। सस्ते से साथ में इनएक्सपीरियंस्ड, आप कह देते हो लोकल यही करा लिया सर्जरी, वो ही सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो आपको डिसीजन लेना है तो सेटअप देखना है, वहां का ओटी कंडीशंस देखना है, क्या ओटी कंडीशंस नी रिप्लेसमेंट के लिए वैलिड है या नहीं है, क्या उसमें सिर्फ स्पेशलाइज सर्जरी होती है कि दूसरी भी सर्जरी होती है। तो वहां सर्जरी अपने को नहीं कराना है। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मान लीजिए अभी कुछ केसेस ऐसे आते हैं हमारे सामने आए हैं कि मान लीजिए किसी एक्सीडेंटल केस में या अदर रीजन से किसी का टिबिया पार्ट डैमेज हो चुका है या काफी वीक हो चुका है, तो उस केस में क्या नी रिप्लेसमेंट पॉसिबल रहेगा? देखिए, फ्रैक्चर को आप नी रिप्लेसमेंट से ऐड करते हैं वो सही नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी आजकल बहुत एडवांस हो गई है। हम जहां तक वो फ्रैक्चर केस यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है, वहां हम फिक्सेशन ही करते हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि हम घुटने को बचा सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर यदि 10-20 साल के बाद में उनको सर्जरी की जरूरत पड़ी या सर्जरी नी रिप्लेसमेंट करना, दैट्स ए डिफरेंट बॉल गेम। आप उस पे अभी डायरेक्ट नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। फ्रैक्चर है, उसको फिक्स कीजिए, उसको हील होने दीजिए, सप्लीमेंट्स दीजिए, फिर यदि उसकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है तो वो उसमें अपने रिप्लेसमेंट का मैटर आता है। सर आजकल हम देखते हैं भारत में कारण कोई भी हो, एक्सीडेंटल कारण भी हो सकता है या कोई इन्फेक्टेड कारण भी हो सकते हैं या अदर किसी भी रीजन से हिप रिप्लेसमेंट के केसेस में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिप रिप्लेसमेंट मैक्सिमम किस एज तक किया जा सकता है और हिप रिप्लेसमेंट में पेशेंट्स को किस तरह की सावधानी और खुद डॉक्टर्स को किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा। पहले हिप रिप्लेसमेंट का कारण एक ही था, एवीएन, एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस इंडिया में जो मेन क्योंकि अपनी एशियन सब कॉन्टिनेंट में हिप की प्रॉब्लम यंग पेशेंट्स में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहलिक और स्टीरॉइड इंड्यूस्ड, ये दो ही कारण से हिप का गोला है, जो ये नॉर्मल गोला दिखता है, ये श्रिंक हो जाता था। क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, हिप की सप्लाई एक बहुत पर्टिकुलर होती है और उसकी वजह से हिप रिप्लेसमेंट के केसेज होते थे। जैसे ही कोविड आया तो हमें मरीज की जान बचानी ज्यादा जरूरी थी। हमें मालूम था कि ये इतना आईवी स्टेरॉइड जा रहा है। पहले तो क्या होता था कि कोई चर्म रोग है या कोई लंग्स की सांस की प्रॉब्लम है तो इनहेलर्स देते हैं, तो उस स्टेरॉइड से भी एवीएन होता था। लेकिन ये तो कोविड के टाइम में तो सीधा आईवी जा रहा था। उसकी वजह से इंडिया का पहला केस मैंने रिपोर्ट किया था, दिल्ली की थी, और मेरे को याद है जहां तक बोथरा थी कोई पेशेंट, कलकत्ता में एडमिट थी और उसके कूल्हे में लिंपिंग आ गई। ये देखो कि कूल्हा डैमेज हो गया अंदर से। तो ये कूल्हा डैमेज होने में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज पूरी डैमेज होगी। यहाँ देखोगे आप पूरे फ्रैक्चर जैसे हो गए, ये देखेंगे इधर। तो ये सारी चीजों में डैमेज आ गया। तो ऑल ऑफ सडन विद इन 6 मंथ्स उसका हिप में लिंपिंग आ गया चलने में। तो ऑल ऑफ सडन मैं कोविड में बीकानेर था, मैंने कहा ये आपका कलकत्ता में फाइल मंगाइए, स्टेरॉइड की वजह से हुआ है। तो दे वर लिटिल बिट सरप्राइज, लेकिन वो फर्स्ट केस रिपोर्ट आफ्टर कोविड मैंने किया था और उसको मैंने कोई कॉन्फ्रेंसेज में भी पब्लिश किया कि भाई कैसे इसको बचाया जा सके। तो एवीएन चाहे किसी भी रीजन से हुआ हो, चाहे अल्कोहल से, चाहे सिकल सेल एनीमिया से, चाहे स्टेरॉइड से, इसके खून के दौरा कम हो जाता है
और अभी जस्ट आपका इंटरव्यू शुरू हुआ उससे पहले एक रायपुर से पेशेंट आई हुई थी मेरे पास में। मैंने उनको 3 साल पहले देखा था, अभी तो काफी व्हील चेयर बाउंड हो गई। तो एज 42-45 है, लेकिन कोई कारण से स्टेरॉइड चलता है, बीमारी कोई भी हो तो उसमें कूल्हे की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सर, अर्थराइट लगता है भारत की जड़ों में अर्थराइट पूरी तरह समा चुका है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी अर्थराइट के प्रकोप से बच नहीं पा रहा है। लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती है। इवन हम देखते हैं 10 से 15 साल के भी जो बच्चे हैं वो सीवियर अर्थराइट का शिकार हैं। सर, इसका मूल कारण क्या है? कहां से स्टार्ट होता है अर्थराइट? किस तरह हमारी हड्डियां जकड़ जाती हैं, शरीर काम नहीं करता, और फिर कैसे आप इस अर्थराइट को ट्रीट करते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि जब देश आजाद हुआ था तब हमारी रिटायरमेंट एज 55 साल थी। 18-20 साल में शादी हो जाती थी, 40 साल में पोते पोती हो जाते थे, और फिर दादाजी खाट पे बैठे मिलते थे और उनकी उम्र 52-55 साल होती थी। और 55-60 के बाद में आदमी एक्सपायर हो जाता था, तो कोई बड़ी चीज नहीं होती थी। उसका कारण ये था, कहने का मतलब है कि हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत कम थी, इंडिया में इम्प्रूव नहीं थी। तो धीरे धीरे पिछले 70 साल में हेल्थ केयर सर्विसेज इम्प्रूव हुई। हेल्थ केयर सर्विस इम्प्रूव होने के साथ में जेरियाटिक, जो एक बात समझो कि अभी बोलोगे आप बाईपास इतना ज्यादा होने लग गया, नी रिप्लेसमेंट बहुत ना, अरे ये तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये आप इसको यूएस में तो प्रिवेंटिव करवा लेते हैं बाईपास, यहाँ पे हमारे ब्लॉकेज है, घुटने से चला नहीं जाता तो घसते रहते। अरे भाई एज है, 70 साल एज आ गई तो कार्टिलेज डैमेज होगा ही। तो वो एज रिलेटेड, एज आयुष्य बढ़ा है। अभी आप सराउंडिंग में आप कहीं पे भी देखो, 70-80 साल का आदमी तो वर्किंग है, अच्छे से काम कर रहा है। अभी कई बार तो रिटायरमेंट, अरे इस पर्सन का रिटायर हो गया गवर्नमेंट से, 65 साल की उम्र में रिटायर हो गया, इज फिट एंड फाइन। तो इस कंट्री में प्रॉब्लम दूसरा हो गया। तो आगे का 30-35 साल के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं कि इसकी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होगी। चलो गवर्नमेंट अब कार्ड लाई है और कुछ हेल्प भी कर रही है, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये जो एज रिलेटेड घसारा है इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब आता है जो क्वेश्चन आपका था कि बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको बताया कि बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी, ये मैं यूएस में था, वहां पे चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज्यादा थी, वो सेम की सेम रिप्लिकेट हो रही है यहाँ पे 25 साल बाद में। और उसका सबसे बड़ा कारण हमारी एक्टिविटी लेवल बच्चों की, जो ये टीवी और ये मोबाइल, ये दोनों चीज बीमारी का घर है। और इस बीमारी ये घर में एक नहीं आई है, हर रूम में पहुंच गई है, एवरी पर्सन के हाथ में स्मार्टफोन है। ये मेजर प्रॉब्लम है। फ्रीली डेटा अवेलेबल हो गया और मुश्किलें बढ़ गई, और कोई भी तरह का हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है। और बच्चों की डिजिटल एजुकेशन से गर्दन की प्रॉब्लम, बैक, ये सब चीजें इतनी बढ़ गई है। और पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से उनका केयरिंग बच्चों पे इतना होता नहीं। और हम जब बच्चे बड़े होते थे, 10-15 बच्चे होते थे घर में, अब बच्चा ही एक है, तो वो हर चीजें की उसको प्रिविलेज मिलती है और उसकी हर डिमांड फुलफिल होती है। तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए भी एक वार्निंग सिग्नल है कि अभी आप 20 साल के बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या करोगे और उसका कितनी बार सर्जरी करोगे। देखो, आर्टिफिशियल कैप है या कोई भी सर्जरी है, उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि वो मनुष्य ने इनोवेट किए। भगवान से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। भगवान के दी हुई चीज है, उसके साथ में हम गेम कर रहे हैं। आपको एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है, वॉकिंग करना है, गेम्स खेलने हैं। पहले के स्पोर्ट्स एक्टिविटी की कितनी एक्टिविटी होती थी,
आज खो खो कौन खेलता है, गुल्ली डंडा कौन खेलता है, अपने जो भी गेम्स थे जिसमें कितनी एक्टिविटी थी, बिल्कुल सर। एक दूसरे को उठा के खेल जाते थे, मैं नाम भूल गया, जी तो वो सारे गेम ही बंद हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, मतलब है ही नहीं। अभी नेक्स्ट जनरेशन को ये गेम्स कोई बताओगे तो बोलेंगे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कोई गेम होता था क्या, अपन को कौन, जी मतलब कंट्री की पॉवर्टी इतनी वीक थी कि आपके पास में पैसे थे नहीं गेम्स के लिए। अब तो खैर इतना नहीं रहा, लेकिन डिजिटल मोबाइल और ये टीवी, ये मेजर इश्यू, और इसकी वजह से ये सारी जनरेशन जो आपने सही लिया, 15-20 साल का बच्चा भी अभी वो टीवी के सामने, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरे टॉक शो रहते हैं, मैं तो महीने में 2-3 जितना अवेयरनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मीडिया का सपोर्ट तो मेरे को मिनिमम मिलता है, लेकिन मैं समाज से डायरेक्ट कनेक्ट में रहता हूँ, तो लेक्चर्स लेता रहता हूँ। पहला चीज कहता हूँ, बच्चों को टीवी के सामने खाना नहीं देना है। अब भोजन मंत्र नहीं रहा, लेकिन आप उसको सैलेड दो। लोग कहते हैं ओबेसिटी कैसे मिटेगी, मोटापा कैसे आ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप जंक फूड खाते हो। खाने का आपको ध्यान रखना है, आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो, उसके लिए पॉज देना है। आप दब 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 खा रहे हो, नहीं खाना है। आप सैलेड लो, आराम से चबा चबा के खाओ, 10 मिनट टाइम दो, ब्रेन को भी पता चलेगा कि आप खाना खाना है, तो वो सिक्रीशन करेगा, तो डाइजेस्टिव, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, आज हमारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा बिजी हो गए। क्यों? एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, इतने मेजर इश्यूज हो गए। इसका सबसे बड़ा रीजन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, फूड हैबिट्स है, टाइमिंग्स है, कोई उसका कंसिडरेशन नहीं। सर, क्या जेनेटिक कारण भी अर्थराइटिस का एक कारण हो सकता है? बिल्कुल सही हो सकता है। जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है ना, जिसे अपने गठिया बोलते हैं, जी वो जेनेटिक ही होता है। सर, अभी कुछ समय पहले एक लंदन के एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, वो भारतीय ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग थी, कि भारत में जो ऑर्थोपेडिक के हॉस्पिटल्स हैं या सर्जन्स हैं, आफ्टर नी रिप्लेसमेंट या किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान या आफ्टर दैट इन्फेक्शन को लेकर उस रिपोर्ट में काफ़ी डर दिखाया गया था कि भारत में इन्फेक्शन को सीरियसली नहीं लिया जाता है, जिसके कारण काफ़ी केसेस बाद में ऑर्थोपेडिक के बिगड़ जाते हैं और पेशेंट को काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई भी सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन का कितना पार्ट होता है और आप खुद इन्फेक्शन मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए, ये यूजुअली आपने काफी स्टडी करके क्वेश्चंस निकाले हैं, जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है। ये पीजेआई, पोस्ट ऑपरेशन जॉइंट इन्फेक्शन, ये एक मेजर सीरियस कंसर्न है, नॉट ओनली इन इंडिया, एनी सब कॉन्टिनेंट में जहां पे मेडिकल सर्विसेज बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है फॉर द जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशली। जी क्योंकि मैं बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड सर्जरी, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ओटी चाहिए। ओटी के अलावा बहुत सारी माइनर चीजें होती है। आप स्पेस सूट पहनते हो कि नहीं, आप पूछ सकते हो डॉक्टर को, क्या आप स्पेस सूट पहन रहे हो? जी 90% जगह इंडिया में स्पेस सूट अवेलेबल नहीं है। क्या आपका ओटी स्पेशलाइज्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए है? ये सारे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। जो आप इंस्ट्रूमेंट लेते हो, क्या आपके पास इन हाउस है या कोई डीलर से आता है? तो इन चीजों का ये कैरियर्स होते हैं इन्फेक्शन का। एक बार इन्फेक्शन आ गया तो आप गए काम से। जी तो जो कंसर्न है, और लंदन हो या यूएस हो, वहां का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इस सब कॉन्टिनेंट में एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उसका भी हमारा इन्फेक्शन रेट पे फर्क पड़ता है। बाकी मैं आपको बताऊं, यदि आप पूरा प्रोटोकॉल रखते हो तो टचवुड 0 इन्फेक्शन रेट पे आप काम कर सकते हो, नियर टू 0 इन्फेक्शन रेट पे काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए
आपकी स्टाफ ट्रेनिंग भी उतनी जरूरी है। और ओटी में स्टाफ का एंट्री रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ओटी सील होना चाहिए, पूरा ऑटोक्लेविंग होना चाहिए, स्टरलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए काफी सारे लैंडमार्क है, वो मैं यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि लोग नहीं समझेंगे, लेकिन उसके हर स्टेप पे आपकी पूरी वॉच होनी चाहिए। और हम अनफॉर्चुनेट क्या होता है कि हमारा जो हॉस्पिटल, जो एक मीडियम हॉस्पिटल होता है, वो ये सारी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसका कारण है कि इतना लोअर प्राइस कैपिंग पे सर्जरीज हो रही है, उसमें ये सारी चीजें मेंटेन नहीं होती और पेशेंट इनोसेंट होता है। पेशेंट को समझता ही नहीं कि क्या होता है, वो तो बोल रहे अच्छा सर्जरी यहाँ हो रही है, यही करा लो गाँव में ही। ऐसा नहीं सोचना है, उनको अवेयर करना है कि ये सेटअप उसके लिए बना नहीं है। पैसे की बात तो बाद की है, सबसे जरूरी चीज है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस सर्जरी के लायक है ही नहीं। सर आजकल हम देखते हैं अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा काफी चर्चा में है, काफी ट्रेंडिंग में है। हम बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में। काफी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं रोबोटिक सर्जरी के लिए, लेकिन सर एक मन में एक सवाल खड़ा होता है कि व्हाट इज रोबोटिक सर्जरी? क्या रोबोट सर्जरी करता है? ऑर्थोपेडिक सर्जन का कोई रोल नहीं होता? किस तरह मैनेज किया जाता है? इसकी गंभीर प्रक्रिया क्या है? इसका पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करिए सर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें मैं भी कंट्रोवर्सी में पड़ जाऊंगा क्योंकि 2014 में मैं न्यूयॉर्क से वापस वहां चला गया था, टेम्पा फ्लोरिडा गया था रोबोट की ट्रेनिंग के लिए, जब फर्स्ट जनरेशन रोबोट आया था। अभी सेकंड नहीं, थर्ड जनरेशन रोबोट आ गया। रोबोट, पहली बात, मैं जो भी चीज बनी है, मशीन जो भी आप रोबोट बोलते हो, वो मशीन ह्यूमंस नहीं बनाई है, ठीक है। पहली बात, आपका इंसिजन रोबोट नहीं रख सकता। तो मैं दो चीज अभी भी मिसिंग है, शायद इन फ्यूचर हम कभी 10 साल बाद में बात कर रहे होंगे। एट प्रेजेंट में रोबोट के पास आंखें नहीं होती और टच सेंसेशन नहीं होता, टच सेंसेशन नहीं, दो चीज मिसिंग है मेजर। और रोबोट चलता है डेटा पे। और सर्जरी में सिर्फ 10% जो हड्डी जो डैमेज है उसको सिर्फ छीलने का काम रोबोट करता है। अब सीएनसी मशीन जैसे होता है ना, कट डालना है, तो वो डेटा पे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, उसी चीज को लेके पेशेंट डिसाइड करता है यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी करानी। मैं कहता हूँ यही हम सबसे बड़े रॉन्ग हो गए। आपको डॉक्टर को पूछना है, क्योंकि रोबोट तो हर हॉस्पिटल में, आप क्योंकि जहां 100-200 करोड़ की हॉस्पिटल है और वो कमाई का, इनकम का सोर्स है, क्योंकि एक सर्जरी में उसको लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 2 करोड़ का रोबोट हर हॉस्पिटल ले आया। हमारे को रोबोट की फैसिलिटी डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि उसको आपकी सर्जरी में जरूरत है या नहीं। पहली चीज, आप मेरे से थोड़ी पूछोगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे सर्जरी। मेरे को जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, रोबोट इज जस्ट लाइक ए इंस्ट्रूमेंट। आपको जरूरत है यूज करो, नहीं जरूरत है मत यूज करो, जरूरत है उसके चार्जेस लगे, नहीं जरूरत है तो नहीं लगे। यहाँ तो रिवर्स है, क्योंकि इतना आपने बोला जैसे मीडिया में इतना लाइमलाइट हो गया है, तो हर आदमी सोचता है कि मैं रोबोट से ही सर्जरी कराऊंगा। अरे तू डिसाइड मत कर, तेरी सर्जरी जरूरत है रोबोट से, हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, वो इंस्ट्रूमेंट वापरना है हम वापर लेंगे, और पैसा लगेगा अननेसेसरी। तू क्यों फाइनेंशियल, इससे क्या हो गया कि हमारे इकोनॉमी पे बहुत एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आ गया। इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो प्रीमियम बढ़ाएगी। ये सारे कंसर्न है, वो यहाँ डिस्कस हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लेमैन को समझाने के लिए, रोबोट सिर्फ बॉनी कट्स लेता है, वो सर्जरी का 10% होता है, और उसके लिए भी रोबोट लाना सफिशिएंट नहीं है। सर्जन क्या रोबोटिक सर्जरी से ट्रेंड हुआ है? फिर क्वेश्चन वही आ जाता है, सर्जन का एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज। रोबोट चलता चलता रुक गया तो आपको सर्जरी करनी आनी चाहिए। रोबोट सारी सर्जरी नहीं कर सकता, ये आप पहले देखिए। वो सिर्फ आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको प्रिसाइज बोन कट के लिए काम आता है, दैट्स इट। आपका रिजल्ट इंप्रूव कर देगा सिर्फ क्योंकि हड्डी बराबर काटेगा।
अब कई हमारे जो एक्सपर्ट है हमारे जैसे, वो हड्डी को वैसे ही इतना प्रीमियम प्रिसाइजली कट कर लेते हैं, तो उनको जरूरत नहीं सर्जिकल टाइम। लोगों को ये मिथ है कि अगर सर्जरी का इंसिजन छोटा होता है, नहीं, रोबोट में सर्जरी का इंसिजन बड़ा होता है, सर्जिकल टाइम ज्यादा लगता है, ब्लड लॉस ज्यादा होता है, लेकिन उसके एवज में यदि सर्जरी रिफाइंड, प्रिसाइज, इंडिकेटेड है, मैं यही बोल रहा हूं, ये डॉक्टर पे छोड़ दीजिए कि आपकी सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी जरूरत है, रोबोट की जरूरत है या नहीं है। सर एआई से कोई हेल्प मिलती है आपको ट्रीटमेंट के दौरान? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काम की चीज है। एआई जो है वो काम की चीज है। एआई से पूरा वर्ल्ड डरा हुआ है, और अभी तो पिछले 15 दिन से जो एआई का माहौल बना हुआ है, तो पूरी फाइनेंस वर्ल्ड की हिली हुई है। एआई का डेफिनेटली बहुत बड़ा मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, और इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सर लाइफ में क्या कोई ऐसा केस आपके सामने आया जब आपको लगा हो कि ये तो बड़ा चैलेंज है, कैसे मैनेज करूंगा, शायद मुश्किल है, और आपने कहा हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता? मेरे बॉस एक बात बोलते थे कि आपको जिस दिन ये समझ में आ जाए कि कोई चैलेंज नहीं है, तो आपकी सबसे बड़ा मिस्टेक है। लाइफ जो एक नॉर्मल सर्जरी भी है, उसको हमें चैलेंज समझ के ही अंदर जाना है। आप क्रिकेट में कोई लोअर टीम को ऐसे समझ गए कि हल्के में ले लिया, तो देखते हो ना, कल ऑस्ट्रेलिया भी हार गया जी। आप हल्के में किसी को भी नहीं ले सकते, हर केस को चैलेंज लेना है। और नी के लिए हम एक ही जगह मना कर सकते हैं जहां पे पेशेंट ही मेडिकली फिट नहीं है। बाकी मैंने तो 95 में भी किए हैं, और जिनके हार्ट सर्जरी नहीं हो सकता है, एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, उन लोगों को भी मैंने सर्जरी किया है, ब्लॉक में भी नी रिप्लेसमेंट। इंडिया में 3 केस मेरे किए हुए हैं, जिनको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते उनको भी नी रिप्लेसमेंट किया है। सर आफ्टर मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल की पढ़ाई के बाद आपने किस प्रोफेशनल इंटेंशन के साथ ये डिसीजन लिया कि आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन होना है, नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट होना है? देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन तो बन ही गया था। ऑर्थोपेडिक में भी क्या होता है कि स्पाइन सर्जन होता है, पीडियाट्रिक सर्जरी होती है, हैंड सर्जरी होती है, ट्रॉमा सर्जन होता है। तो फर्स्ट 4-5 ईयर्स तक तो मैं रूटीन ऑर्थोपेडिक, हैंड सर्जरी, और बॉम्बे में बीबी जोशी के साथ में फिक्सेटर्स पे काम किया। उसी समय डॉक्टर राणावत से मिलने का मौका मिला, तो सोचा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये चीज ऐसी है जो इस कंट्री में मिसिंग है, तो उसका ट्राई करते करते 4 साल लग गए। लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। चांस ऐसा है कहेंगे, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज थी, पैसे थे नहीं, तो वो फेलोशिप ऐसी थी कि सर ने आने जाने का न्यूयॉर्क का खर्चा भी देते हैं, रहने का भी न्यूयॉर्क में बहुत महंगा था, वो भी सर देंगे। तो हमने कहा चलो कर ली जाए। ट्रेनिंग ली, मजा आया, तो मैं लंबा रुक गया उनके साथ में। ऐसी ट्यूनिंग बन गई फैमिली मेंबर जैसा। फिर मैं इंग्लैंड चला गया, सुपर स्पेशलाइजेशन एमसीएच उसमें किया। एमसीएच करने के बाद में लगा कि ये काम इंडिया में जाके लोगों को ट्रेन करना चाहिए, तो मैंने यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। तो अराउंड मैं बोलूँ 200-300 डॉक्टर्स को मैं रिप्लेसमेंट के लिए फेलोशिप और प्रोग्राम चलाता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ। मजा आता है, क्योंकि हमें भी ट्रेनिंग मिली, तो हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे आते रहते हैं रेगुलर बेस पे। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना, ऑर्थोपेडिक्स होना सफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर ट्रेनिंग जॉइंट रिप्लेसमेंट भी, जैसे स्पेशलाइज आज हम काम करते हैं सिर्फ जॉइंट्स, हिप और नी, शोल्डर, एल्बो, रिप्लेसमेंट वर्ड है, वहां हम काम करते हैं।
सर अभी तो वो आपने रिप्लेस। जी जी सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर अभी बोलिए। आपने जैसे स्पेसिफिकली शोल्डर की बात की, सर शोल्डर को लेकर आजकल काफी काफी हम देखते हैं, काफी एक सीवियर मैटर है। यंग एज में भी और एजड में भी शोल्डर सडन जाम हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, हमारे कंधों में सीवियर पेन होता है, रात में करवट लेने में दिक्कत आती है। क्या मूल कारण हो गया, कंधे क्यों हमारे वर्क नहीं कर रहे, और क्या हम बेस्ट ट्रीटमेंट, क्या फूड हम यूज में लें जिससे हमारे शोल्डर मजबूत हो? देखिए, शोल्डर और सर्वाइकल दोनों लिंक्ड है। गर्दन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, शोल्डर का मूवमेंट, ये दोनों लिंक्ड है, पहली चीज। दूसरा, डायबिटीज मैंने बताया एक मेजर कंसर्न है। शुगर वाले पेशेंट को कंधा जाम हो जाता है और उसका मूवमेंट पूरा नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं दोनों हाथ को ऐसे चेक करते रहे कि पीछे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो ये मूवमेंट चेक करना होता है। मूवमेंट आपको रेगुलर बेस पे शोल्डर का चेक करना होता है। शोल्डर मूवमेंट एक ऐसी चीज है कि लोग इन जनरल, कई लोग तो यहाँ तक जाम हो जाता है फिर हमारे पास में आता है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि शोल्डर मूवमेंट एक्सरसाइजेज, साइकिल बनाना, चक्कर घुमाना, ये सारी चीजें एक्टिविटी जिनको शुगर है, स्पेशली शुगर पेशेंट को रेगुलर करते रहना। दूसरा, जो एक्सेसिव मोबाइल डेस्कटॉप यूज करते हैं उसको बीच बीच में रोक के गर्दन की कसरत, कंधे की कसरत, ये कसरत नियमित रूप से करते रहने का, ताकि आपकी मांसपेशियां स्टिफ नहीं हो। और ये स्टिफनेस क्या होता है, ये खाली बच्चों के लिए नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ऑफिस में 12 आवर्स तक वर्किंग है नाउअडेज, बैंक में मैनेजर आजकल 12-12 घंटे तक काम करता है। तो बैठे बैठे आप क्या, शोल्डर की ये एक्सरसाइज टाइट करना, ढीला करना, ये तो आप कर ही सकते, कहाँ दिक्कत है। तो एक्टिविटी लेवल आपका, अपर बॉडी एक्सरसाइजेज, ये आपको मेजर प्रॉब्लम से बचा सकता है, सर्जरी से बचा सकता है। सर उन डॉक्टर्स को, उन मतलब होने वाले जो सीनियर, जो यंगर डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक या नी रिप्लेसमेंट से जुड़े हुए, उनको क्या आप मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल मैसेज देंगे जो रातों रात अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? उनके हमने विजिटिंग कार्ड देखे हैं या उनका ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो एक बार सवाल खड़े होते हैं। तो उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड नी रिप्लेसमेंट सर्जन है, तो मैं चाहूंगा कि एक खास मैसेज आप यंगर डॉक्टर के लिए दें। देखिए, प्रॉब्लम एजुकेशन में है। हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें ये जो प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर एंड हेड है, टीचिंग फैकल्टीज है, पहले तो हमें उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। वो ट्रेंड नहीं होंगे तो बच्चों को कहां से ट्रेनिंग मिलेगी? जी। ट्रेनिंग, हमारा वैक्यूम ऊपर है, टीचर्स मिसिंग है। पहली चीज, जो ट्रेंड डॉक्टर्स है वो कम है। तो हम पहले तो, जैसे गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, कॉन्फ्रेंस के सीएमई पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम में डॉक्टर्स, जो टीचिंग फैकल्टी है, उनको कंपलसरी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, बैठ के शांति से उसको सुने, जो हम लोग लेक्चर्स लेते हैं उनको सुने। फिर बच्चों को, जो ऑर्थोपेडिक पास हुआ है, उसको साल से 2 साल अच्छे इंस्टीट्यूट में, जहां पे जॉइंट रिप्लेसमेंट का वर्क होता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले। एक बार देखो अच्छी ट्रेनिंग हो गई, अच्छा सर्जन बन गया, फिर उसको मालूम है मेरे को सर्जरी कहाँ करनी है। विलेजेज में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी यदि आपको कहीं सर्जरी करना है सेटअप, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फेक्शन रेट, ये सारी चीजें उसको सोचना है। ट्रेनिंग देना हमारा काम है। जो भी हमारी एसोसिएशन है, जैसे इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन है और इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, हम उनमें फेलोशिप प्रोग्राम चलाते हैं और वो फ्री रहती है, उसमें अप्लाई करें। हमारी इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन है, उससे हम फॉरेन भी फ्री भेजते हैं। हमारे पास में काफी लोग जाते भी हैं, साल में हम उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को अवेयरनेस होना चाहिए कि उसमें अप्लाई करें। हम जितने भी लीडिंग आर्थोप्लास्टी सर्जन है, उनके अंडर में साल में 3 से 4 फेलोशिप प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें अप्लाई करें।
ट्रेनिंग ले। तो लेकिन आपने जैसे कहा कि पहले ब्रांड बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो अपने को कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मेरे को ट्रेनिंग पूरी होनी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड है, बहुत लंबा पीरियड है और आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है। मैंने 38 39 में तो प्रैक्टिस शुरू की थी, उससे पहले ट्रेनिंग में रहा, तो इतना लंबा ट्रेनिंग का सीक्वेंस हर फैमिली भी टॉलरेट नहीं कर सकती, फाइनेंशियली भी टॉलरेट नहीं कर सकते बहुत लोग। लेकिन यदि आपको सेवा देनी है और अच्छा सा रिजल्ट देना है, तो आपको ट्रेनिंग तो मस्ट है। सर अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूंगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में जो समाज का काफी बड़ा वर्ग है, आप गुजरात से आते हैं, राजस्थान से भी आपका गहरा नाता है, राजस्थान के प्रसिद्ध शहर बीकानेर से आप आते हैं। सर हमारे समाज में मैक्सिमम लोग नहीं जानते, उनको नॉलेज नहीं है, वो शिक्षित नहीं है कि हम अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत करें। तो मैं चाहूंगा कि आज आप 5 प्रमुख टिप्स लोगों को ऐसे दें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे और उनको ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के लिए कभी डॉक्टर के दर पर ना जाना पड़े। नहीं, आपने 5 टिप जरूर दूंगा और आपने महत्वपूर्ण सवाल बहुत सारे लिए हैं, और मैं तो आप जैसे मीडिया वालों से बातचीत होती रहती है, लेकिन आज आपके साथ में बात की तो अच्छा लगा, क्योंकि आपने मतलब पहली बार जहां मेरे को इंटरेस्ट आया, क्योंकि आपने इन्फेक्शन, लिटरेचर, डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत शानदार थे। क्योंकि मैं तो 17 साल हो गए इतने टीवी टॉक शो और इतने सारे किए हैं, तो बहुत बार तो हमें पहले ट्रेंड करना होता है कि भाई तू ये क्वेश्चन जरूर ले ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। तो अवेयरनेस के हिसाब से हमने करीब 1 घंटा बातचीत की। मेरा पहला जो टिप है वो है एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं। बच्चों महिलाओं को एजुकेट होना जरूरी है और आउटडोर गेम्स एक्टिविटी लेवल बढ़ाना, पहला टिप। दूसरी बात करते हैं प्री मिनोपॉज मिनोपॉज में फीमेल्स को, स्पेशली वेजिटेरियंस को सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट समझ के, ये दवाई नहीं है, आपको मिथ है, विटामिन D3, कैल्शियम और अपने B12 ये रेगुलर बेस पे आपको इंटरवल में लेना है, ये दूसरा हुआ। तीसरा है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स को आपको चेंज करना है। जंक फूड को, हम जैन लोग तो देखो महाराज के सामने कह सकते हैं कि मैं पिज्जा महीने में 1 बार खाऊंगा या हफ्ते में 1 बार खाऊंगा, तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें कहीं पे, क्योंकि जंक फूड से मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा, ओवरवेट की वजह से घुटने ज्यादा घिसेंगे। तो कहने का मतलब है, आप तीसरा टिप हुआ कि मोटापा कैसे कम करना है, तो फूड हैबिट को चेंज करना है। अब चौथा, शू वेयर, जूते आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख के खरीदे, सेल में जूता नहीं खरीदना है। और कोट टाई पहनते हैं तो भी नीचे आजकल कस्टमाइज वैसे स्पोर्ट्स शूज आने लग गए प्योर ब्लैक कलर के, वो जूते आप खरीदे। अब 5वां टिप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जब सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रेड 4 आर्थराइटिस आ गया है, तो अपना टाइम ले, सेकंड ओपिनियन ले। ओपिनियन लेने के बाद में आप सर्जन से कन्विंस होए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वर्किंग प्लेस कहाँ है, किस टाइप का एनवायरनमेंट में उसकी ट्रेनिंग हुई है। और आज के पास सबके पास में सोशल मीडिया है, आप उनके बूस्ट से मत जाए, आप उसकी एजुकेशनल प्रोफाइल चेक करें। आप हर लैंग्वेज में आज को मिल जाती है, प्रोफाइल चेक करें, फिर डिसीजन ले, क्योंकि ये सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। डरने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी एज में ये सर्जरी हो सकती है, किसी भी कंडीशन में सर्जरी करे जा सकती है। और अब तो हमने इसको इतना सिंप्लीफाइड कर दिया, रीसरफेसिंग से कैप लगा देता हूं, 15 मिनट का काम है, डरने की भी जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव फिजियो भी कम लेना है। तो 5वीं टिप ये है कि आपका डिसीजन सेकंड ओपिनियन पे आधारित होना चाहिए। एक बार ओपिनियन जरूर लें, और इसके लिए मैंने एक 222 फॉर्मूला निकाला है। आप क्या 2 किलोमीटर चल सकते हो,
क्या 2 तल्ला बगैर रेलिंग पकड़ के ऊपर नीचे आ जा सकते हो और 2 घंटे खड़े रह सकते हो। ये यदि ये तीनों में नो 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 आंसर आ गया, इसका मतलब है कि आपको सर्जन को कंसल्ट करना है। सप्लीमेंट से ठीक हो सकता हूँ, फिजियो से ठीक हो सकता हूँ, लेकिन एक नी डैमेज है, डिले नहीं करना है। ये मेरी 5वीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। आपने सुना अहमदाबाद गुजरात के प्रसिद्ध जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन, नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज मुराटी जैन साहब को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के बेबाक तरीके से जवाब दिए। सवाल चाहे नी रिप्लेसमेंट का हो, हिप रिप्लेसमेंट का हो या अर्थराइट का हो, डॉक्टर धीरज मुराटी जैन साहब ने सभी सवालों के न सिर्फ जवाब दिए बल्कि पूरी तरह से सभी सवालों के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए आपको, एक समाज को, भारतीय लोगों को एक बड़ा मैसेज दिया कि किस तरह आपको अपनी ऑर्थोपेडिक केयर करनी है, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है और कौन सा समय आने पर आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी है ताकि आपकी हड्डियां और आपके शरीर है जो पूरे लंबे समय तक मजबूत बना रहे और आप लंबी दौड़ लगाते रहें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं सर। थैंक्स लॉट्स, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका थैंक्स लॉट सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।